आज हम आपको बताएंगे सिस्टम में आने के बाद वाकई हम सब बहुत अच्छे हुए, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसको हम हमेशा आपके सामने रखते हैं। सो आज थर्सडे के दिन में हम लेकर के आए हैं एक सुंदर सा टॉपिक जिसको कहते हैं पोस्ट प्रेगनेंसी ओबेसिटी। यानी कि प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो ओबेसिटी का शिकार हो जाती हैं। तो वो किस वजह से होती हैं, क्या उन सारी चीजों के अंदर होता है और कैसे ये सब चीजें हो पाती हैं और इसके लिए हमें क्या करना है। तो हम सब आप सभी का वेलकम करते हैं इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड के अंदर। मतलब कि यहाँ पर एक ऐसी पुस्तक आप सभी के सामने रखी जाएगी जिसमें पोस्ट प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्या क्या वेट चैलेंजेस होते हैं, किस वजह से वो होते हैं, क्या उसके ट्रीटमेंट और केयर हमें ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो शायद प्रेगनेंसी के दौरान जो ओबेसिटी होती है या उससे पहले जो मोटापा होता है उसके साथ साथ भी वो आगे बढ़ जाती हैं, यानी कि वो हेल्दी बेबी को कंसीव कर पाती हैं। वहीं दूसरी तरफा कुछ ऐसी लेडीज होती हैं जिनका ओबेसिटी का जो रिस्क है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। और साथ ही साथ जब ओबेसिटी का रिस्क बढ़ता है तो डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि वो उनकी सेहत के लिए तो कॉम्प्लिकेटेड है ही, और साथ ही साथ उनकी बेबी के लिए भी कितना ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो उन सारे जरूरी तत्वों को आज हम रखेंगे आप सभी के सामने। तो चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। ओके। सो नेक्स्ट स्लाइड हमें बताएगी कि किस प्रकार से हमें अपनी ओबेसिटी को और पोस्ट प्रेगनेंसी ओबेसिटी के साथ में कैसे ट्रीटमेंट आगे जाना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्लीज। क्या हमारे को होस्ट हैं हमारे पास? यस। सो व्हाई पोस्ट प्रेगनेंसी ओबेसिटी मैटर्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात करने की ये जरूरत है कि किस प्रकार से जब प्रेगनेंसी होती है और प्रेगनेंसी के बाद जब बेबी डिलीवर कर देती है और उसके बाद महिलाओं को ये जो परेशानियां हैं, मतलब ये जो मोटापे का शिकार है, वो किस प्रकार से उनको हेल्थ में अलग अलग चैलेंजेस लेकर के आता है। सो अगर हम इस प्रेगनेंसी के साथ ना इसका ध्यान रखें और ना ही अपने वजन को नियंत्रण में रखें तो कुछ प्रकार के हेल्थ रिस्क होने की संभावना जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। और लॉन्ग टर्म ओबेसिटी जिसको कहा जाता है, मतलब जरूरत से ज्यादा एक समय के लिए अगर आप मोटापे के शिकार हैं तो कुछ प्रकार के जो हेल्थ रिस्क होते हैं वो कवर अप करते हैं आपके जैसे टाइप 2 डायबिटीज, जैसे कि हाइपरटेंशन, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस वेन नॉट एड्रेस्ड। मतलब कि जब मोटापे को नहीं ध्यान में रखा जाता है तो इस प्रकार की बीमारियों की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारा मेंटल वेलबींग। यानी कि अगर मोटापे का ख्याल ना रखा जाए तो एक्सेस वेट जो होता है, और वो भी स्पेशली आफ्टर प्रेगनेंसी, वो आपको ले जाता है धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ, धीरे धीरे एंजाइटी की तरफ, गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन होना, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होना, और साथ ही साथ नेगेटिव बॉडी इमेज की तरफ। यानी कि जब महिलाओं के दिमाग में ये बैठ जाता है कि मेरी जो बॉडी है वो अच्छी नहीं है, या फिर मेरी बॉडी की इमेज मेरे ही दिमाग में अच्छी नहीं बन रही है, मेरे बॉडी के साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, तो इन सारी चीजों को जब वो दिमाग में बिठा लेती है तो वो धीरे धीरे अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ज्यादा हैम्पर कर लेती है। जब ये मेंटल वेलबींग जब हमारे किसी भी महिला का खराब होता है तो यहाँ पे समझना ये बहुत जरूरी है कि वो एक चैलेंजिंग पीरियड होता है जिस दौरान वो बहुत ज्यादा चैलेंज को महसूस कर रही होती है, क्योंकि वो दौरान ऐसा होता है जब उसको अपनी फैमिली को भी देखना होता है और साथ ही साथ जो हमने नवजात जो शिशु दिया है उसको भी देखना होता है। तो ऐसे ही अगर मैं दूसरी तरफा बात करूं फैमिली हेल्थ की, तो इस प्रकार से अगर हमारी पोस्ट प्रेगनेंसी को नहीं हम ध्यान में रखेंगे तो वो धीरे धीरे हमारी फैमिली वेलनेस को भी खराब कर देती है। यानी कि हम अपनी फैमिली की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण ऑफनली हम जो होते हैं हाउस होल्ड न्यूट्रिशन एक्टिविटी लेवल्स को भी खराब कर लेते हैं, और ऐसा करने से हमारी ओवरऑल फैमिली हेल्थ, मेंटल वेलबींग और हेल्थ रिस्क जो है वो धीरे धीरे तीनों एक तरीके से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड पे आप ये देखेंगे कि बेसिकली ये जो प्रेगनेंसी होती है इसके रीजंस क्या क्या हैं। सबसे पहला रीजन होता है हार्मोनल फ्लक्चुएशन। यानी कि जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर जो हॉर्मोन्स होते हैं जैसे कि प्रोजेस्टेरोन है, जैसे कि एस्ट्रोजन है, इसका एलिवेटेड होना, मतलब कि बड़े रहना,
बहुत ही मामूली सी बात है। और जब ऐसा होता है तो उस दौरान प्रेगनेंसी जो होती है वो हमारी धीरे धीरे जब आगे बढ़ती है तो हमारी ओबेसिटी भी बढ़ती चली जाती है। साथ ही साथ हमारी बॉडी के अंदर जब ये हार्मोन्स एलिवेशन की तरफ जाते हैं, यानी कि बढ़ावे की तरफ जाते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर फैट स्टोरेज जो होता है वो भी बढ़ जाता है। और स्पेशली जो फैट का जो नियंत्रण होता है वो जनरली आपके पेट के हिस्से की तरफ, आपके हिप्स की तरफ और आपके थाइस की तरफ ज्यादा पाया जाता है। सो ऐसे केस के अंदर जब आप प्रोलैक्टिन देखते हैं वो भी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बढ़ता है, और मेटाबॉलिज्म जो होता है वो हमारा बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे स्लो हो जाता है। सो जब हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और फैट का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाता है, तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर उस दौरान जो हार्मोनल फ्लक्चुएशन हो रहे हैं वही ऐसे रीजंस हैं जो हमें पोस्ट प्रेगनेंसी ओबेसिटी की तरफ लेकर के जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं डाइटरी चेंजेस की बात करूं तो कुछ महिलाएं ऐसा समझती हैं कि प्रेगनेंसी का जो समय है और उसके बाद जो पोस्ट प्रेगनेंसी का समय है उस दौरान हम कुछ भी खाने के लिए बिल्कुल फ्रीडम महसूस करते हैं। लेकिन जबकि हमें यहाँ पर ये समझना चाहिए कि अगर हम डाइटरी चेंजेस को नहीं समझेंगे, यानी कि फैटी डाइट ज्यादा खाएंगे, पोषण को नहीं कंट्रोल में रखेंगे और बार बार जैसे जैसे चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, जैसे जैसे हमें लगता है कि हम ये भी खा लें वो भी खा लें, तो उस प्रकार से भी हमारे जो डाइटरी चेंजेस हमारा जो दिमाग हमारे पास लेकर के आता है वो भी आपको धीरे धीरे पोस्ट प्रेगनेंसी ओबेसिटी की तरफ लेकर के जा रहा होता है। साथ ही साथ एक होता है लाइफस्टाइल डिसरप्शन, यानी कि जैसे ही हम मदरहुड में एंटर कर जाते हैं, जब महिला एक नवजात शिशु को जन्म दे देती है उसके बाद जब वो माँ बन जाती है तो वो अपनी केयर करना धीरे धीरे कम कर देती है। साथ ही साथ इसको हम कहते हैं सेल्फ केयर। और ऐसे ही अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बहुत ही ज्यादा नियंत्रण कर लेती है। कई बार वो सिर्फ बैठी रहती है, या कई बार आफ्टर प्रेगनेंसी उनको बेड रेस्ट के लिए कहा जाता है, तो जब वो बेड रेस्ट करती हैं तो वो उसको कुछ ज्यादा ही लंबे समय तक चला लेती हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर जो स्लीप डेप्रिवेशन का जो कॉर्टिसोल लेवल्स होते हैं वो भी गड़बड़ा जाते हैं, और इस वजह से हमारे शरीर के अंदर फैट का रिटेंशन दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से हमारी क्रेविंग्स भी कई बार बढ़ जाती है। अब जब क्रेविंग्स बढ़ जाती है तो हम खाते क्या है, कई बार बहुत हाई कैलोरी के फूड खा लेते हैं, कई बार शुगरी फूड्स खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो स्थिति है वो ओबेसिटी की तरफ चली जाती है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सो अब हम बात करेंगे प्रिडिक्टर्स एंड रिस्क फैक्टर्स। सो कैसे पता चले कि हमारे रिस्क फैक्टर्स क्या है, और साथ ही साथ हमें कैसे पता चले, कैसे प्रिडिक्शन हो कि हम मोटापे की तरफ जा रहे हैं। सो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है एक्सेसिव जेस्टेशनल वेट गेन। मतलब आपको ये समझ में आ रहा होता है कि धीरे धीरे मेरा जो वजन है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, और स्पेशली आफ्टर प्रेगनेंसी ये बढ़ रहा है। नेक्स्ट हमारा जो होता है उसको हम कहते हैं जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन। मतलब कि आपकी फैमिली हिस्ट्री ही ऐसी है, जैसे हमारी मदर रही, जैसे हमारी नानी रही, जैसे उन सभी के साथ अगर ये प्रॉब्लम रही कि बच्चे को जन्म देने के बाद अगर उन वो भी ओबेसिटी की तरफ गई है, यानी कि मोटापे का शिकार हुई है, और उनके भी साथ में कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल तरीके से हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में भी वैसा ही हो रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है मेटर्नल एज एंड पैरिटी। मतलब जैसे जैसे हमारी ओल्ड मदर्स होती चली जाती है, मतलब मदर्स का एज बढ़ता चला जाता है, साथ ही साथ अगर हम मल्टीपल प्रेगनेंसी के साथ आगे बढ़ते हैं, मतलब हमारे पास अगर दो से ज्यादा बच्चे हैं, तीन चार बार पांच बार अगर हम प्रेग्नेंट हुए हैं, तो भी हमारे पास जो मोटापे के जो रिस्क हैं वो फैक्टर्स बढ़ते चले जाते हैं, और हम धीरे धीरे एक परमानेंट अपना ऐसा शरीर बना लेते हैं जिससे समझ में आता है कि हम अब परमानेंट ही ओबेसिटी की तरफ बढ़ चुके हैं। ऐसे ही जो हमारा फोर्थ फैक्टर है वो है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब होता है जब हमारे आसपास जो इर्द गिर्द जो हमारे सोशली जो हमारी चीजें हैं वो अगर हमारे पास में लिमिटेड है, यानी कि किसी महिला ने अगर ये समझा है कि मैं अपनी फिटनेस के ऊपर बिल्कुल काम ही नहीं कर सकती, या फिर हमारे घर का माहौल ऐसा है जो सिर्फ हमें रेस्ट करने के लिए बार बार बोलता है, या फिर हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है वो उतना अच्छा नहीं है ताकि हम अपने शरीर का ध्यान रख सकें, एक हेल्दी और फिटनेस की तरफ लाइफ की तरफ आगे चल पाए, तो हम इस सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। सो वुमेन विद प्री प्रेगनेंसी ओबेसिटी आर 3-4 times मोर लाइकली टू रिटेन सिग्निफिकेंट वेट आफ्टर डिलीवरी। यानी कि अगर प्री
प्रेगनेंसी ओबेसिटी है, अगर आप बच्चे को जन्म देने से पहले भी यानी कि प्रेग्नेंट होने से पहले भी अगर आप ओबीज रहे हैं यानी कि मोटापे के शिकार रहे हैं, तो ऐसी लेडीज के अंदर 3 से 4 गुना ज्यादा मोटापे का शिकार रहने की संभावना बनी रहती है कि वो आफ्टर डिलीवरी भी मोटापे का शिकार रहेंगी। सो कल्चरल प्रैक्टिसेस जो होती है हमारे इंडिया के अंदर, सच एज एक्सटेंडेड रेस्ट पीरियड, हमारे इंडिया के अंदर ये जो कल्चरल प्रैक्टिस है कि हमें रेस्ट करना है, साथ ही साथ स्पेशल हाई कैलोरी डाइट को हमें लेना है। कई बार जब हम डिलीवरी करवा कर आ जाते हैं घर के अंदर, तो हमारे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो एक ऐसा ट्रेडिशनल सेटअप कर देते हैं कि उन्हें लगता है कि इनको हाई कैलोरी डाइट खानी है, जैसे लड्डू बना देना। इन सब चीजों को जब हम देते हैं और स्पेशली उसके अंदर जब हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट का ध्यान नहीं रखते हैं, तो हमारे शरीर के साथ वजन की मात्रा जो है वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ओके, सो यहाँ पे आता है कॉमन मिथ एंड कंसेप्शन। तो हमें ये समझना है कि क्या कुछ ऐसी धारणाएं हैं जो शायद हमारे दिमाग में बैठी हुई है और इससे हमें ऊपर उठना चाहिए ताकि हम मोटापे का शिकार ना बन सके। सो सबसे पहला उसके अंदर धारणा ये है, ईटिंग फॉर टू मेंटेलिटी। मतलब हम कई बार दिमाग में ऐसी मेंटेलिटी बना लेते हैं कि अब हमें आफ्टर प्रेगनेंसी आफ्टर डिलीवरी हमें 2 लोगों के लिए खाना खाना है, मतलब हम 2 जनों की डाइट को ले रहे होते हैं। तो प्रेगनेंसी इंक्रीजेस कैलोरिक नीड्स ओनली बाय 300 टू 500 कैलोरीज डेली। हमें यहाँ समझना ही बहुत जरूरी है कि अगर एक हेल्दी महिला जो है वो 1200 से 1300 कैलोरी पूरे दिन में ले रही है, तो यहाँ पर उसको ये समझना है कि आफ्टर प्रेगनेंसी कि अगर वो डाइट को ले रही है तो सिर्फ वो अपनी डाइट के अंदर 300 से 500 कैलोरी की मात्रा को ही बढ़ाए, ना कि उसको डबल कर ले। जब हम सीधा सीधा उसको डबल कर लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कैलोरी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण हम मोटापे के शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रेस्ट फीडिंग गारंटीज वेट लॉस। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हम तो ब्रेस्ट फीडिंग करवा ही रहे हैं तो इसलिए हमारी कैलोरीज जो है वो अपने आप ही बर्न होती चली जाएंगी, जबकि ये भी एक गलत धारणा है। और हमें समझना चाहिए कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग चल रही है और साथ ही साथ अगर हम वजन भी घटाना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली करना आसान है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी डाइट, हमें अपनी एक्सरसाइज का भी ख्याल रखना उतना ही जरूरी है। नेक्स्ट आता है क्रैश डाइट वर्क बेस्ट। कई बार हम ऐसी धारणा बना लेते हैं कि शुरुआत में तो हमने वजन बढ़ा लिया, लेकिन आफ्टर डिलीवरी अगर हम डाइट को क्रैश कर लेंगे, कम करते चले जाएंगे डाइट को और उसको ध्यान में नहीं रखेंगे, तो हमारा शायद बहुत जल्दी से वजन लॉस हो जाएगा। जबकि ये गलत धारणा है, आपको इसके साथ बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि रैपिड वेट लॉस अगर हम ऐसा करेंगे, बिल्कुल भी कुछ खाएंगे नहीं, तो ये चीजें हमारे शरीर के अंदर कुछ अलग तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट्स को डाल सकती है। अब नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे पहला होता है डेंजरस पोस्टमार्टम। मतलब आफ्टर डिलीवरी जो होती है वो स्थिति हमारे शरीर के अंदर ज्यादा खराब हो जाती है, हम गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स के मरीज बन जाते हैं, साथ ही साथ हमारी जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसके अंदर भी प्रॉब्लम आती है। रिकवरी होने में जब डिलीवरी होती है तो उस दौरान जो ऑपरेशन वगैरह होते हैं उसके साथ साथ जो रिकवरी होनी चाहिए वो शरीर की रिकवरी प्रॉपरली नहीं हो पाती है, और साथ ही साथ जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो लंबे समय के लिए खराब भी हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ओके, सो ये स्लाइड हमें बताती है द पावर ऑफ डाइट। मतलब हमें अपनी डाइट को कैसे उसकी संरचना करनी है, कैसे हमें अपने पोषण का ध्यान रखना है। तो लेट अस मूव टू द फाउंडेशनल स्टेप्स। हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमें अपनी डाइट को कैसे एकत्रित करना है और उस डाइट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए। सो नंबर 1 आता है 80% डाइट इम्पैक्ट। मतलब अगर हम अपने डाइट को देखा जाए तो वो पूरे आपके दिनचर्या के अंदर 80% जो इम्पैक्ट होता है वो डाइट ही डालती है, और जिसके अंदर न्यूट्रिशन अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द वेट लॉस सक्सेस। मतलब अगर हम अपना वेट लॉस करने की तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो उसके अंदर अगर न्यूट्रिशन अगर हम ध्यान में रखेंगे, अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे, तो वो करीब करीब 80% आपको मदद करने में आगे आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है पॉइंट हमारा 1800 कैलोरीज।
तो जब हम अपने वेट लॉस की तैयारी कर रहे हैं और हम पोस्टमार्टम स्थिति में हैं, तो हमें 1800 कैलोरीज को कम से कम मैनेज करना चाहिए, सो दैट हम एवरेज डेली इनटेक को रेगुलरली चेक कर पाए, रेगुलरली ट्रैक कर पाए, और साथ ही साथ वेट लॉस के दौरान हमारी ब्रेस्ट फीडिंग में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। ऐसे ही 6 स्मॉल मील्स, मतलब पूरे दिनचर्या के अंदर आपको कम से कम 6 स्मॉल मील्स लेनी है, जिसको हम स्मॉलर मील्स और साथ ही साथ फ्रीक्वेंट मील के नाम से जानते हैं, सो दैट आपकी एनर्जी, आपकी जो भूख है, और साथ ही साथ आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी नर्सिंग मदर्स के लिए प्रॉपरली बना रहे। और ऐसे ही अगर मैं पानी की बात करूं, तो कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जो है वो भी आपको अपने दिन के अंदर मेंटेन करके रखना है, ताकि आपके मेटाबॉलिज्म के साथ साथ और आपके डिहाइड्रेशन में किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ओके, सो ये स्लाइड हमें बताती है न्यूट्रिशन, व्हाट टू ईट एंड व्हाट टू अवॉइड। अब हमने बात किया 80% न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन के अंदर हमें कुछ चीजों को प्रायोरिटाइज करना है। प्रायोरिटाइज करने का मतलब होता है कि उसको ध्यान से लेना जरूर है। और लिमिट और अवॉइड मतलब कुछ कुछ चीजों को हमें लिमिट कर देना है। सो सबसे पहली बात हमारे साथ कि हमें प्रायोरिटाइज क्या करना है। प्रायोरिटाइज करना है हमें प्रोटीन रिच फूड, यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो उसके साथ में आपने ध्यान रखना है कि उसके अंदर प्रोटीन रिच फूड होना चाहिए, जिसमें आप दालें, आप चिकन, आप फिश, आप टोफू, आप एग्स, ये ऐसी चीजें रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम हाई फाइबर कार्बोहाइड्रेट्स का भी सेवन करेंगे, साथ ही साथ इसके अंदर आप एंट्री करवा सकते हैं ओट्स की, ब्राउन राइस की, होल ग्रेन रोटीज की, मतलब जो आपका चोकर युक्त भोजन होता है, चोकर युक्त जो आटा होता है, उस रोटी को आप सेवन कर सकते हैं। राइस की जगह व्हाइट राइस ना लेकर के आप ब्राउन राइस ले सकते हैं। और अगर हल्का जब खाने का मन करे तो आप ओट्स, दलिया, खिचड़ी जैसी चीजों को भी ले सकते हैं, और उसके साथ साथ आप कुछ वेजिटेबल्स का सेवन कर सकते हैं। और हेल्दी फैट की अगर मैं बात करूं, तो आप नट्स, जिसमें अलग अलग प्रकार के ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, जिसमें आप सीड्स ले सकते हैं अलग अलग प्रकार के, साथ साथ एवोकेडो को एंट्री करा सकते हैं, और ऑलिव ऑयल का भी पोषण ले सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास कलरफुल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फॉर एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि इस दौरान जब महिला इस पोस्टपार्टम स्टेज में होती है, तो उसके शरीर के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स होने की संभावना भी बनी रहती है। तो इस दौरान आपको एंटीऑक्सीडेंट की तरफ भी गौर करना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स, ताकि आपके शरीर से जितना भी टॉक्सिन पदार्थ है वो बाहर निकालने में सक्षम हो सके, और इसके अंदर हम कलरफुल वेजिटेबल्स को या फिर फ्रूट्स को यूज करना उचित समझते हैं। साथ ही साथ कैल्शियम रिच फूड की तरफ भी हमें ध्यान देना है, जिसके अंदर आप डेयरी फूड्स ले सकते हैं, जिसके अंदर आप लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं, और साथ ही साथ फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स जो कि लाइसेंस प्रोडक्ट्स होते हैं, उन अच्छे प्रोडक्ट्स को लेकर के भी आप अपने दिन भर का पोषण जो है वो तय कर सकते हैं। लेकिन अब इसके साथ साथ हमें क्या लिमिट करना है और क्या अवॉइड करना है। अवॉइड करना होता है हमें प्रोसेस फूड, यानी कि पैक्ड खाना, यानी कि ओवर प्रोसेस किया गया फूड, जिसके अंदर सोडियम, जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा ज्यादा होती है। साथ ही साथ आपको ऐड करना है उसके अंदर शुगर जो रहता है। एडिड शुगर वाले प्रोडक्ट्स को भी हमें वहां से हटा देना चाहिए, जिसके अंदर बहुत सारी स्वीट्स आती हैं, डेजर्ट्स आते हैं, या फिर बेवरेजेस आते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, जैसे कि पैक्ड ड्रिंक्स हो गए, या फिर कोई बाहर से लाए गए अलग मिठाइयों जैसे पदार्थ को भी हमें हटा देना चाहिए। साथ ही साथ फ्राइड फूड्स हो गया, अनहेल्थी ट्रांस फैट हो गया, पैक्ड वाले जो हमारे चिप्स हो गए, इन सारी चीजों को भी हटाना चाहिए। और एक्सेस कैफीन एंड अल्कोहल को भी हमें स्पेशली अपनी डाइट के अंदर नहीं रखना है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, अ बैलेंस्ड इंडियन डाइट कैन बी आइडल, मतलब अगर मैं अपनी डाइट का, अगर मैं पोषण का ख्याल रखूं, अपने मैं अपनी थाली की अगर संरचना करूं, तो उसके अंदर हमें बैलेंस्ड इंडियन डाइट को लेना है, जो कि हमारी पोस्टपार्टम रिकवरी, मतलब कि आफ्टर प्रेगनेंसी की जो डिलीवरी के बाद की जो स्थिति होती है, उसकी जो हम रिकवरी की बात कर रहे होते हैं, वह भी दिन प्रतिदिन अच्छी होती चली जाती है, और साथ साथ हमारा वेट मैनेज करने में भी हमारी मदद करती है। अब अगर मैं बात करूं कि कई बार हम घरों में होते हैं और हम ये समझ
समझ रहे होते हैं कि हमें इस दौरान क्या खाना है नहीं खाना है, तो बहुत सिंपल सा टिप आपके लिए कि इस दौरान आप अपने ट्रेडिशनल मील, जिसके अंदर आप दाल, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स हो गया, मॉडरेट अमाउंट ऑफ में हेल्दी फैट्स हो गए, और साथ ही साथ नेसेसरी न्यूट्रिशन, जैसे कि आप इसके अंदर दालें, दालों के साथ साथ आपका दलिया हो गया, जैसे बहुत सारी सब्जियां हो गई, बहुत सारे दही को भी आप यूज कर सकते हैं, और साथ साथ कुछ जरूरी घी जैसी चीजों को भी आप कम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तला हुआ ट्रांसफैट जैसी चीजें नहीं लेनी है, जिसके माध्यम से आप धीरे धीरे अपने वजन को घटाने में संयुक्त हो पाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सो इस स्लाइड के अंदर आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार से आपको उस समय के दौरान मैनेजमेंट क्या करना है। कई बार हमारी जो महिलाएं होती हैं वो स्ट्रेस को और स्लीप को मैनेज नहीं कर पा रही होती हैं। सो इसको भी समझ लेते हैं कि कई बार जब स्लीप ऑप्टिमेशन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं तो हमें समझना है कि हमें अपनी स्लीप को कैसे बेहतर बनाना है। तो इसको कहते हैं स्लीप एनहांसमेंट, मतलब अपनी नींद को हमें बेहतर की तरफ लेकर के जाना है। और जैसे जैसे हम अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करेंगे, मतलब अपनी नींद को बढ़ावा देंगे, नींद को अच्छा रखेंगे, हेल्दी रखेंगे, और कुछ नियंत्रण दायरे के अंदर कुछ समय के लिए अगर अपनी नींद को रखेंगे, तो वो धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर जो बढ़े हुए बैड हार्मोन्स होते हैं, जो बढ़े हुए ऐसे फैट स्टोरेज के हार्मोन्स होते हैं जो हमारे फैट को बढ़ावा देते हैं, साथ ही साथ हमारे स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, तो वो भी धीरे धीरे बैलेंस होने में आपकी मदद करते हैं। और ऐसे ही नैप वन बेबी नैप, तो ये आपके लिए छोटा सा टिप है कि जब बच्चा रेस्ट करे तो आप भी उसके साथ रेस्ट करें। क्रिएट अ रेस्टफुल स्लीप एनवायरनमेंट, अपना जो माहौल है उस समय का, अपने रूम का माहौल ऐसा बनाएं ताकि आप महसूस कर सकें कि आप उस दौरान रेस्ट कर रहे हैं। और ऐसे ही अपनी स्लीप को जो है बहुत ज्यादा शिफ्ट ना करें, टू एंश्योर लॉन्गर रेस्ट पीरियड्स। बहुत ज्यादा लॉन्गर रेस्ट की तरफ भी नहीं जाना है, लेकिन बहुत कम रेस्ट की तरफ भी नहीं जाना है। सो अपने पार्टनर के साथ आप रेस्ट को जरूर बैलेंस करें। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रीदिंग टेक्निक। अब ब्रीदिंग टेक्निक की अगर मैं बात करूं तो आप इसके अंदर अपनी जैसे मेंटल की जो स्थिति होती है, मतलब कि जो हमारी स्ट्रेस स्थिति होती है, उस दौरान आप अपनी ब्रीदिंग टेक्निक को बेहतर कर सकती हैं। और इसके लिए एक फॉर्मूला आता है 4-7-8 ब्रीदिंग, यानी कि 4 सेकंड के लिए आप इनहेल करेंगे, 7 सेकंड के लिए आप उसे स्टॉप करेंगे, और 8 सेकंड के लिए आप एक्सेल करेंगे। तो इसको बोला जाता है कि हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो लेवल है वो बहुत बढ़िया होता चला जाता है, और साथ ही साथ कॉर्टिसोल के जो लेवल्स होते हैं वो दिन प्रतिदिन धीरे धीरे घटना शुरू हो जाते हैं, जिसकी मदद से आप अपने स्ट्रेस को आसान तरीके से मैनेज कर पाते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस की, तो इस प्रैक्टिस के अंदर आपने ध्यान रखना है कि हम कभी कभी दिन के अंदर, यानी कि 2 से 3 बार हम अपना रूटीन ऐसा सेट करेंगे जिसके माध्यम से आप 3 से 5 मिनट का मेडिटेशन पीरियड जरूर सेट करेंगे। साथ ही साथ आप इसके अंदर मदद ले सकते हैं कुछ एप्लीकेशंस की, जो हमारे मोबाइल में भी एप्लीकेशन अवेलेबल होती है। जैसे हम उनका नाम बताते हैं, यहाँ पर आपको हेड स्पेस हो गया या काम हो गया, वैसा करके अगर आप एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लेते हैं तो वो आपकी मेडिटेशन करने में भी मदद करती है। साथ ही साथ प्रैक्टिस ड्यूरिंग फीडिंग सेशंस और व्हेन बेबी इज कॉन्टेंट, मतलब जब आप फीडिंग करवा रहे हैं या फिर जब आप बेबी के साथ रेस्ट कर रहे हैं, तो उस दौरान भी आप माइंडफुल प्रैक्टिसेस को भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ जब हम ये बात करें कि मैनेजिंग स्ट्रेस इज क्रूशियल फॉर वेट मैनेजमेंट, अगर हम वेट मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं तो स्पेशली उस दौरान आप अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स को अपना रहे हैं और आपके कॉर्टिसोल लेवल जो है वो आपकी एब्डोमिनल हेल्थ के साथ साथ भी अगर नियंत्रण में है, तो आप ये समझ पाएंगे कि आपकी जो फैट स्टोरिंग कैपेसिटी होती है आपके शरीर के अंदर वो नियंत्रित हो जाती है, और साथ ही साथ हम अपनी क्रेविंग्स को भी नियंत्रित कर पाते हैं। सो ये सारी टेक्निक्स जो है वो कुल मिला के 75% जो है वो अच्छी पाई गई हैं, जिनकी मदद से लोगों ने अपने ओबेसिटी को कंट्रोल में रखा है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि कई बार हम ऐसा नहीं समझ पाते हैं कि हमें पोस्टपार्टम के समय में हमें कौन सी योगा या कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है। तो इसके अंदर 7 तरीके के जेंटल पोजेस हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास में कैट काउ पोज, जिसके अंदर हम अपनी स्पाइन को और अपनी जो बैक पोर्शन होता है उसको हम रिलीव कर पाने में अपनी
मदद करते हैं। तो दूसरा हमारा जो पोस्चर होता है जिसको हम बर्ड डॉग पोज कहते हैं, ये पोज भी जो है वो आपको बैलेंस बनाने में, साथ ही साथ टारगेट करता है आपकी कोर मसल्स को बेहतर करने में, उसमें मजबूती बनाने में। तो उसका भी आप रेगुलरली प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पेल्विक टिल्ट, मतलब हम अपनी पेल्विक बोन के जरिए जब अपनी बॉडी को लिफ्ट करते हैं और होल्ड करते हैं, तो ये भी आपकी जेंटल कोर की जो मसल्स होती हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग में, और साथ ही साथ बैक के पेन्स में जो रिलीफ की जरूरत होती है वो भी करवाने में आपकी मदद करती है। और नेक्स्ट हमारा आता है चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज जो होता है वो आपकी स्पाइन की और रिलैक्सेशन की जो मसल्स होती है उनको सूदनिंग में आपकी मदद करता है। बेसिकली इसके दौरान आप अपनी बॉडी को रिलैक्स मोड में ले जा सकते हैं। और हमारा जो ब्रिज पोज होता है ये स्ट्रेंथन करता है आपके लोअर बैक को, जिसके अंदर हम लोअर बैक की बॉडी को लिफ्ट करते हैं, और साथ ही साथ आप इसको अपने कोर मसल्स की मदद से उसको होल्ड भी कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो लोअर बैक है वो और आपके शोल्डर जो है वो टाइटनेस की तरफ भी जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सीटेड फॉरवर्ड बेंड पोज। सो इस पोज के माध्यम से अगर आप इसको रेगुलरली करते हैं तो आपकी जो नियंत्रण है, आपका जो बैलेंस है वो बहुत अच्छा बनता है। साथ ही साथ ये ऐसा काम पोज होता है जिसके अंदर आपका बैक और आपके नीज और आपके फुट के बीच में बैलेंस बन रहा होता है, तो ये भी आपकी मदद करता है। और लास्ट पोज जो हमारा है दैट इज हैप्पी बेबी पोज, जिसको हम कहते हैं एक ऐसा पोज जिसके अंदर जब बेबी खुशी के माहौल में होता है और खुश मन में होता है तो वो अपने पैरों को कैसे ऊपर की तरफ पकड़ लेता है, अपने घुटनों को अपनी तरफ मोड़ लेता है। तो इसको हम हैप्पी बेबी पोज कहते हैं, जिसको हमारी माताएं जो हैं और बहनें जो हैं आफ्टर डिलीवरी भी अगर करती हैं तो वो अपने लोअर बैक को और साथ ही साथ अपने हिप्स को रिलैक्स कर पाती हैं। यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि पोजेस तो हम कर ही सकते हैं, योगा भी हमें करने हैं, लेकिन कुछ ऐसे आसन जो आपके डॉक्टर्स हमेशा आपको मना करेंगे, या फिर आपको लगता है कि मेरी जो डिलीवरी है वो सिजेरियन डिलीवरी है, तो लोअर बैक के जो पोस्चर्स होते हैं, लोअर एब्डोमेन के जो पोजीशंस होती हैं, उसको हमें थोड़ा सा बैलेंस तरीके से या फिर किसी की गाइडेंस में सीखते हुए उसको करना चाहिए। सो नाउ बिल्डिंग अ सस्टेनेबल रूटीन। अब हमें पूरे दिनचर्या के रूटीन को बनाना है, तो हम यहाँ पर आपको एक छोटी सी गाइड आपके सामने रखेंगे कि किस प्रकार के माध्यम से आप अपनी रूटीन को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो उसके अंदर आता है हमारा सेल्फ कंपैशन, मतलब अपने लिए सबसे पहले अपना माइंडसेट को दुरुस्त रखिए। लॉन्ग टर्म रिजल्ट का जैसा माइंडसेट बनाइए कि आज मैं जो करने वाली हूँ वो मुझे शायद एक दिन में कोई रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के रिजल्ट्स में मुझे जरूर बेहतर बनाएगा। तो इस प्रकार का माइंडसेट आपको रखना है। नेक्स्ट आपका आता है बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। आप जब खाने की संरचना, अपनी थाली की संरचना करें तो उसके अंदर आप बैलेंस्ड मील का जरूर ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आपका जो रेगुलर मूवमेंट है वो भी आपको बेहतर बनाने में, आपके रूटीन को अच्छा बनाने में आपकी मदद करेगा। और रेगुलर मूवमेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत आपको अपनी एक्टिविटीज को, मतलब डेली रूटीन्स को रेगुलरली खुद से ही करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथ रेस्ट एंड रिकवरी, यानी कि आप थोड़े थोड़े अंतराल पे कुछ कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ कुछ मिनट्स के लिए रेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी रिकवरी जो है वो स्पीड अप हो जाती है। और कुछ सपोर्ट सिस्टम जैसे कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, इनका भी आप मदद ले सकते हैं, और प्रोफेशनल गाइडेंस की जरूरत पड़े तो उनको भी आप बात